दोस्तों, खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने वतन के काम आते हैं। इनके दिल में देशभक्ति की भावना इतनी चरम पर होती है कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। ये वो लोग हैं जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और अमर हो जाते हैं। हम सलाम करते हैं उन वीरों को, उन शहीदों को, उन सभी सैनिकों को जिनकी वजह से आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अलबेलो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन और मैं हूं शिखा पारिक आपके साथ। स्वागत है आप सभी का अलबेलो राजस्थान में। अंकित, बहुत सही बात आपने कही। हम उन रणबांकुरों को कैसे भूल सकते हैं जिनके बलिदान स्वरूप ही हम आज आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और ऐसे पावन दिवस पर हमारे आज के अतिथि हैं ऐसी शख्सियत जिनके नाम से ही साहस, सेवा और राष्ट्रभक्ति उभर कर आती है। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर मणिपुर के चुनौतीपूर्ण अभियानों, हर मौके पर, हर मुद्दे पर ये अटल खड़े रहे। कर्नल रविंद्र अग्रवाल। कर्नल रविंद्र अग्रवाल सिर्फ एक सैनिक नहीं है, बल्कि मानवता के लिए जीने वाले एक योद्धा हैं जो आज भी मानवता के हितार्थ कार्य कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं कर्नल अग्रवाल जी का और जानते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी को इन्हीं की जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस पावन अवसर पर जैसे कि मैं कहूँ कि स्वतंत्रता दिवस है, वो हर भारतीय के लिए ही खास है, क्योंकि इस दिन हर भारतीय का दिल जो है वो गर्व से भर जाता है। और एक सैनिक के तौर पर आपके लिए तो और भी खास हो जाता होगा जब वर्दी पहनकर आप अपने साथियों के साथ ये अवसर मनाते थे एक उत्सव की तरह। तो बहुत ही यादगार लम्हे रहते होंगे। उनको हमारे दर्शकों तक साझा करते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त का दिन हर सैनिक के लिए 26 जनवरी का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि ये हमारे बरसों के सैनिकों के बलिदान का, हमारे स्वतंत्रता वीरों के बलिदान का ये फल है कि हमें स्वतंत्रता दिवस देखने को मिला। हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने में इंडियन नेवी जो थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, 1946 में बहुत बड़ा विद्रोह किया था, जिसके कारण लूट का सामान लेके जाना ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल हो गया था। तो ये सैनिकों का भी बलिदान बहुत है, तो हमारे लिए गर्व का दिन होता है। और जब इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय अपने झंडे को सलामी देने के साथ, फिर हम दोपहर में अपने अपने जगह पे इसको हंसी खुशी के साथ पार्टी कैसे करते हैं, मनाते हैं। जी बिल्कुल जी। विभाजन विभीषिका दिवस के स्मृति दिवस के तौर पे भी आज जो है 14 अगस्त इसे मनाया जाता है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है 2021 से। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? ये बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमारी आज की जनरेशन के लिए, आज की युवा पीढ़ी को याद दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे 1947 में किन्हीं स्वार्थों के कारण इस भारत देश को 2 टुकड़ों में विभाजन करने के लिए इंग्लैंड से एक ऐसे लायर को बुलाया गया जो कभी भारत का, जिसने जानता नहीं था, कॉन्टिनेंट में कहीं विजिट नहीं किया, जिसको सर्वे का कोई ज्ञान नहीं, उसको पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं, एक लायर है उसको बुला दिया गया ये सोच के कि वो निष्पक्ष रहेगा और वो निष्पक्ष तरीके से करेगा। जबकि ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि वर्ल्ड में जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर या कोई बॉर्डर बनाया जाता है तो उसके लिए जो सर्वेयर होते हैं या जिसका जियोलॉजी की जानकारी होती है वो सब लोग मिलके कार्रवाई करते हैं, तब जाके बनता है। लेकिन उन्होंने आके 8.8 करोड़ लोगों के लिए 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर को एरिया के लिए 5 सप्ताह से कम समय में नक्शों पर लाइन खींच दी। और जिसके कमीशन के अंदर भी जो कमीशन बना था इसके लिए, बाउंड्री कमीशन, जिसमें बंगाल के लिए अलग था और पाकिस्तान के लिए जो पंजाब प्रोविंस था उसके लिए अलग था, उसमें भी दोनों तरफ से 4 लॉ लिए गए, 2 हिंदू 2 मुस्लिम, कहने को जस्टिस थे, लेकिन उनमें कोई भी जियोलॉजी का या सर्वे का कोई एक्सपर्ट नहीं था, जिसकी त्रासदी आज हम बाउंड्री के लिए है वो देखते हैं, जो कि देना चाहते थे लाहौर को इंडिया में, लेकिन नहीं दिया राजनीतिक कारणों से। जबकि रेड क्लिफ का कुलदीप नैयर को कहा गया था उनके इंटरव्यू में 1974 में इंग्लैंड में कि मैं लाहौर को इंडिया में शामिल करना चाहता था, क्योंकि लाहौर हिंदू बहुल इलाका था, लेकिन मेरे पर राजनीतिक दबाव था जिस कारण मुझे उसको पाकिस्तान को देना पड़ा। तो ये विभाजन की ताज़दा है जिसमें कई 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए, हमारी कई महिलाओं का, बहनों का, मातृशक्ति का जो सील भंग हुआ और जितनी लाशें भरी ट्रेनें अमृतसर आई थी पाकिस्तान से, लाहौर से,
ये दृश्य फिल्मों में देखा है, उसकी रिकॉर्डिंग देखी है, रुला लेने वाला है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी नई पीढ़ी को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि देश में जब भी जाति धर्म के आधार पर बंटवारा होगा, कुछ होगा, तो ऐसे दुखद दृश्य हमारे सामने आएंगे। तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए और हमें किसी तरह का मनमुटाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और शिखा, हम जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम सभी उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए इतना कुछ कहा। और हिंदुस्तान का जो देश है, जहां आज़ादी के लिए अनेकों स्टोरी निकल के आती है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आज भी हम याद करते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। कर्नल साहब, एक सवाल मेरे जहन में है, पूरा हिंदुस्तान जो है तिरंगा यात्रा बना रहा है, इस बदलते हुए हिंदुस्तान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने भी बहुत सारी यात्राएं निकाली है, तिरंगा यात्राएं निकाली है, वो एक्सपीरियंस भी आपका कैसा रहा? ये एक आपका बहुत अच्छा है। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया जी। इसके कारण ये था कि आप देखेंगे इतिहास में अगर हम जाएं, राजाओं के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में चले तो हर राजा का एक झंडा होता था। युद्ध में वो झंडा आगे जाता था। झंडे को कब्जा करना मतलब उस राजा की हार मानी जाती थी। तो हर राष्ट्र का, हर राज्य का, हर क्षेत्र का एक ये प्रतिनिधि सम्मान चिन्ह होता है। तो इसलिए भारत में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो 1903 में सबसे पहले निवेदिता भगनी, जो स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि हमारे भारत के लिए एक झंडा होना चाहिए। उसके बाद में कालांतर में बढ़ते हुए अंत में आके आज जो हमारा तिरंगा है वो बना। और इसके लिए जो राष्ट्र इसको 1947 में संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया, 26 जुलाई 2047 को। तो ये चीज़ हमारे राष्ट्र का प्रतीक बन गया है। 1950 भारतीय ध्वज संहिता 1950 के कारण भारतीय तिरंगे को इस्तेमाल करना, फहराना, किसी को साथ लेके चलना इतना कठिन था कि हर आदमी उससे जुड़ नहीं पाता था। वो उसके मन में खाली ये था कि कभी अपने इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में, या 15 अगस्त 26 जनवरी को या राज्यपाल या राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उस समय उसका एसोसिएशन उससे होता था। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अभी उसको हमें तिरंगे को घर घर लेके जाना है। हर आदमी के एक सिंबॉलिक अटैचमेंट की बजाय हर आदमी के, हर भारतीय नागरिक के दिल में घर करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगे को फहराने का रूल, उसके जो नियम थे, कड़े नियम थे, उसको उन्होंने रिलैक्स किया, उसको उसमें बदलाव लाए। उसी के कालांतर में 2002 में भारतीय ध्वज संहिता नई आई, जिसके अंतर्गत भारतीय ध्वज को बनाना बहुत आसान हो गया। उसके पहले खाली हुबली को ही लाइसेंस था, जो बनाते थे सूती का बनता था। अब इसके बाद बनाने के बाद में आसानी से झंडा बनाया जा सकता है, सही ढंग से बनाया जा सकता है और उसके बाद में हर आदमी इसको फहरा सकता है। और 15 अगस्त के दिन उन्होंने दिया है कि पहले जो सूर्योदय के साथ झंडा फहराया जाता था, रात को सूर्यास्त में उतारा जाता था, अब वो रात में भी 15 अगस्त के और 26 जनवरी के आसपास आपने फहरा के रख सकते हैं। और इस तरह से एक राष्ट्र का जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे हम मान के चलते हैं कि हम कोई भी धर्म होता है, वो अपने प्रतीक को, जैसे मूर्ति पूजा है या बाइबल है या कोई कुरान है, उसको लेके चलता है, उसके द्वारा उसको अपने आप को एसोसिएट करता है। ऐसे ही तिरंगा हमारा राष्ट्र का एक प्रतीक है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो उसको उस दृष्टि से, उस ऊंचाइयों पर ले जाके अपने दिल में आत्मसात करे और उसको सम्मान दे। इसी भावना के साथ मोदी जी ने हर घर तिरंगा लिया है कि युवक नहीं, घर की मातृशक्ति, घर के बच्चे भी इसमें शामिल हों और वो तिरंगे को वो सम्मान दें, उसको अपने साथ जोड़ें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही कर्नल साहब आपने। और एक बहुत बढ़िया दृश्य भी होता है शिखा, ये जब हम देखते हैं कि हर घर में एक तिरंगा लहराता है, कहीं ना कहीं युवाओं में देश प्रेम की भक्ति जाग रही है। और कहीं ना कहीं जरूरी भी है कि युवा अगर हमारे देश का सम्मान करेगा, क्योंकि युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है, युवा आगे बढ़ेगा तो ही ये देश आगे बढ़ेगा। तो जब हम देखते हैं हर घर तिरंगा, तो युवाओं में एक देशभक्ति की भावना बढ़ती है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आर्मी में भी ये चीज़ सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप देशभक्ति चरम पर रहनी चाहिए हमको। हमारे यहाँ आर्मी का जो कहूँ या ट्रेनिंग का अपना हिस्सा एक ऐसा होता है कि देशभक्ति ऑटोमेटिक हमारी हर सांस में, हर खून की हर बूंद में शामिल हो जाती है। क्योंकि रात दिन वो जिस चीज़ चलती है, लगातार हमारे साथ ट्रेनिंग में हिस्सा चलता है, तो वो चीज़ हमारी शामिल हो जाती है। उसके लिए हमारे अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती, वो हमारे इनबिल्ट हो जाती है। लेकिन एक आज के युवा में, जो कि आज की भक्ति बहुत तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में कहीं चीज़ों से अपने में ही सीमित रह गया है, उसे ज़रूरत है जगाने की, अपने राष्ट्र से जोड़ने की। लेकिन जब वो राष्ट्र में कभी 2 या 3 पर्व आते हैं जो तिरंगा के साथ अपने राष्ट्र को जुड़ना चाहता है, तो मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि हर युवा में देशभक्ति जगती है,
वो अपने आप को राष्ट्र से जुड़ा हुआ महसूस करता है, अपने आप को अटैच पाता है। और इसलिए वो राष्ट्र आज जो हम देख रहे हैं मोदी जी के इसके प्रयासों के बाद, जिस तरह से युवा शक्ति देश के लिए काम करने में लग रही है, नए नए काम कर रही है, नए नए रिसर्च कर रही है, एक आह्वान पे मोदी जी के, चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे मेड इन इंडिया हो, कुछ उसके लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये वो युवाओं की देशभक्ति है। इन सब छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है कि आज हर युवा देश के साथ जुड़ के तन मन धन से उसकी प्रगति के लिए कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। और हर घर तिरंगा के जो अभियान चलाया मोदी जी ने, इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पहले तिरंगा सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में या विधानसभाओं का के साथ ही जुड़ा रहता था, वैसे आज एक घर का भी हिस्सा हो गया है। उसी के साथ मैं जैसे हर भारतीय के लिए तो तिरंगा बहुत अहम है ही, लेकिन एक सैनिक के तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, आपकी आत्मा उसमें बसती है। आप कई कठिन परिस्थितियों में भी तिरंगे को लेकर बहुत कठिन रास्तों पे चले होंगे। कोई ऐसा वाकया है जो आप उस समय का हमारे साथ में शेयर करना चाहें? ऐसा होता है जब हम दुश्मन के ऊपर अटैक करने जाते हैं, जब हम उसमें फतेह करते हैं, उसको जीत लेते हैं, दुश्मन की चोटी को, कहीं भी जीत, दुश्मन के पोस्ट को, उसके क्षेत्र को, तो उस पर अपना एक राष्ट्र का तिरंगा फहराना ही अपने आप में उस पर जीत का एक प्रमाण होता है। जब हम किसी माउंटेन एक्सपीडिशन में जाते हैं, जब हम वहाँ पे चाहे एवरेस्ट हो या किसी चोटी पे जाते हैं, तो वहाँ पे अपने तिरंगे को फहराना एक राष्ट्र का मतलब उस पर एक सम्मान होता है। तो उस समय लड़ाई के बीच में जब आपके सामने गोलियां आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी टीम है जो जा रही है, आगे बढ़ रही है, उसने जीत के बाद जो झंडा वहाँ फहराना है, उसके लिए एक आदमी का झंडा लेके जाना पूरे सम्मान के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। वैसे हम आमतौर पर जनरली झंडे को साथ लेके नहीं चलते। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, क्योंकि हम देखते हैं कर्नल साहब की तिरंगा लोग बाग लेके निकल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, हर घर तिरंगा होता है, लेकिन तिरंगे को किस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जब यात्रा निकल जाती है, यात्राओं के बाद हम देखते हैं कि तिरंगा को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। किस तरीके, क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए, किस तरीके से हमको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए हमारे तिरंगे को? बिल्कुल सही कह रहे हो अंकित, क्योंकि अभियान या रैली जब होती है ना, उसके बाद का जो दृश्य होता है, जहां हम तिरंगे को अपने सीने से लगाते हैं, सर के ऊपर रखते हैं, वही तिरंगा जमीन पर जब पड़ा होता है ना, तो वाकई में आत्मा छलनी हो जाती है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तिरंगे के बनाने के लिए साइज का, स्पेसिफिकेशन का, कपड़े का, सबका स्पेसिफिकेशन भारतीय ध्वज संहिता 2002 में दिया गया है जी। उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका रेशो क्या होना चाहिए, 4/3 होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। और कुछ समय पहले तक इंडिया में सबसे बड़े झंडे 3 किलो पर फहराए जाते थे, जिसमें एक महाराष्ट्र में था, एक आंध्रा में था और एक ग्वालियर का किला था। लेकिन अब आजकल बहुत बड़े बड़े झंडे कई जगह आपने देखा होगा, वाघा बॉर्डर पे या कई जगह अपने सेंट्रल पार्क में भी है, काफ़ी जगह फहराए जा रहे हैं। लेकिन जो हम छोटे, जिनका पूरा साइज होता है, सही ढंग से बनाया जाता है, बिल्कुल सही तरीके से फहराया जाता है। लेकिन आजकल 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी ओकेजन पर जो छोटे छोटे झंडे बनाए जाते हैं, जो बांटे जाते हैं या कॉमर्शियल यूज़ के लिए, उनमें साइज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन हमें, जब हम, ये हमारा एज ए नागरिक कर्तव्य हो जाता है कि जब हम अपने किसी यूज के लिए राष्ट्रीय ध्वज खरीद रहे हैं या अपने यहाँ फहरा रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय ध्वज हमारे सही साइज़ का है, क्या उसका अनुपात 3/2 का है। अगर नहीं है तो हमें वो नहीं लेना चाहिए, ना हमें उसको अगर हम ये करेंगे तो उसको सही ढंग, सही साइज़ में नहीं बनाने वालों को एक रोक लगेगी और सही साइज़ में बन के आपके सामने आएगा। जब हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें ध्वज को सही ढंग से अपने घर में लपेट के रखना चाहिए जी। अगर ध्वज के ऊपर हमें कोई प्रिंट नहीं करना चाहिए, कोई लिखना नहीं चाहिए, ध्वज का हम कोई भी अपने कपड़ों के रूप में या सजावट के रूप में या कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते हैं जी। जब ध्वज खराब हो जाए तो हमें उसे एकांत में नष्ट करना चाहिए, लेकिन हमें उसे सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए जी। मैं अपनी बात कहूँ कि पिछले कुछ सालों से मैं हर घर तिरंगा यात्रा में या मोदी जी के द्वारा आह्वान किए गए अपने घर में तिरंगा फहराया है, और इस प्रक्रिया में मेरे घर पर मुझे बहुत सारे झंडे मिले, मैं खरीदे, लेके गया, और मैंने पूरे सम्मान के साथ अपने घर में उनको अपनी एक सेल्फ में ढंग से तय करके रख रखा है। और उनको जब अभी मैंने किसी को ना फेंका है
ना मैंने उनको इस तरह से कराया, पूरी इज्जत के साथ रख रखा है। और जब अगर खराब हो जाएंगे तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार उनको एकांत में नष्ट करूंगा। जी, बहुत बहुत खूबसूरत ही बात कही, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल। बताया है ना। और ये सही बात भी कही कि लोग फैशन के तौर पे भी इसे उपयोग में ले रहे हैं। कई बार फैशन शो में हम देखते हैं, कई महिलाओं को हम देखते हैं कि वो साड़ियाँ ही तिरंगे की पहन रही हैं, आई शेडोज लगा रही हैं, ब्लशर लगा रही हैं। मुझे लगता है कि ये देशभक्ति इस तरह से दिखाने की जगह आत्मसात करने की चीज़ है। बिल्कुल। शिखा, एक चीज़ और है कि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जैसे कि हम यात्रा कोई निकालते हैं, अगले दिन हमको जो तिरंगा है रोड पे मिलता है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको उठाएं, उससे जैसे कि कर्नल साहब ने बताया उसको एकांत में जाके उसको नष्ट कीजिए। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। क्यों शिखा, तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल सही। और सर ने तो अब तरीका भी बता दिया है कि इस तरह से आप डिस्कोज कर सकते हैं, तो बिल्कुल। बिल्कुल उसे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। कर्नल साहब, आपके जो इंस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो हीरोज़ हैं उनसे आपने लिया है। महाराणा प्रताप हो गए, राणा सांगा हो गए, कालीबाई हो गए। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है कि आपको शुरू से ही था, बचपन से ही था कि आपको मिलिट्री में जाना है और मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि मैं पिताजी के साथ रहा, पिताजी की गवर्नमेंट जॉब थी, वो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में होती थी जहाँ कोई बहुत प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और वहाँ के सिलेबस में, वहाँ की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में, उन पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, राणा सांगा, इनके कहानियाँ होती थी। और उसमें एक कविता थी, हरी घासरी रोटी ही जद बन बिलावडो ले भाग्यो छोटो क्या बात। छोटो सो राणो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो। वो कविता मुझे बचपन में याद थी बहुत, उसको सुन के आज भी मुझे शरण होती है, याद करके शरण होती है। उन चीज़ों से लेके मुझे लगता है कि हमारे देश की आज़ादी के बनाए रखने के लिए हमारे महान योद्धाओं ने कितना बलिदान दिया है। बिल्कुल। तो उनसे फिर गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सारी छोटी छोटी किताबें आती थी, उनको मैंने पढ़ा। वीर बालक या कोई चीज़ ऐसी थी, और वीर योद्धा के बारे में पढ़ा, तो उससे थोड़ा मन में आया कि मैं भी कुछ देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जी। और जब बड़े हुए तो फिर बाद में एनसीसी ज्वाइन कर ली। एनसीसी से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ कि अब तो सेना में जाना चाहिए, जी। तो सेना में चले गए। क्या बात है। बिल्कुल। और एनसीसी में आप बेस्ट क्रेडिट भी रहे इसके अंदर। हाँ जी। ऐसा हुआ कि मैं जब बीएससी कर रहा था तो उसमें मैंने सीनियर डिवीज़न ज्वाइन किया, जी। और बी सर्टिफिकेट में मैंने जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें मेरे मार्क्स राजस्थान में सबसे हाई थे, जी। क्योंकि मैं बहुत सिंसियर था एनसीसी कामों में। लोग टाइम पास के लिए लेते हैं, मैं बहुत सिंसियरली सीखने के लिए ले रहा जी। था। तो जब मेरे 20 सबसे हाई मार्क्स आए तो मुझे स्पेशली आईआईडी कैंप के लिए इनवाइट किया गया, और मैं कोटा ग्रुप से राजस्थान में बेस्ट कैडेट के लिए मुझे नॉमिनेट किया क्या गया। बात। जयपुर में कंपटीशन में मेरा फर्स्ट नंबर आ गया, और मैं दिल्ली के आईडीसी कैंप में एज ए राजस्थान आर्मी एसडी बेस्ट कैडेट बन के गया। क्या बात। और मेरे लिए अचीवमेंट की बात थी, क्योंकि मैंने अधिकतर पढ़ाई अपने स्कूल डेज के बाद की भरतपुर में करी है, जो कि एक जाट बहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ अंग्रेजी की बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, तो हम ज़्यादा अंग्रेजी सीख नहीं पाए। और मैं हिंदी स्पीकिंग था, उसके बावजूद मैंने जिस तरह से जयपुर में भी रह के कम्पटिशन्स के बीच में जो पब्लिक स्कूल के दूसरे लोग थे जो इंग्लिश में बोल रहे थे, उसके मैंने हिंदी में बोल के काम किया। मुझे लगा ये बहुत अचीवमेंट था, और ये बहुत बड़ी बात थी जब मैंने दिल्ली के अंदर एक कंपटीशन था, बेस्ट कैडेट कंपटीशन के करीबन 18-20 कंपटीशन होते हैं, उसमें एक कंपटीशन था डिक्लेमेशन, 3 मिनट का बोलना होता है। हमें 3 मिनट पहले एक टॉपिक मिलता है, और उसमें 3 मिनट में तैयार करके 3 मिनट बोलना होता है। जी। बहुत से लोग बोलते हैं, अधिकतर लोग अंग्रेजी बोल रहे थे। जब मुझे बोला, मुझे पता था कि मैं अंग्रेजी में नहीं बोल सकता हूँ, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं, मैं स्टेज पर गया और मैंने पूरे विश्वास के साथ हिंदी में 3 मिनट जो बोला, बहुत ऑडिटोरियम में तालियां बजी थी, जी। बहुत अच्छा बोल पाया। और मुझे उस समय अपनी मातृभाषा में बोलने में बहुत गर्व हुआ, और शायद इसी छोटी छोटी बातों के कारण उस समय मैं मेरी फायरिंग में, जिस दिन फायरिंग थी, मैं गिर गया था एक घूटे से टकरा के, तो मेरा हाथ कट गया था, तो मेरे काफ़ी ब्लीडिंग थी। उसके बाद में फायरिंग करी तो उसमें मार्क्स कम आने से, छोटी छोटी चीज़ों से मार्क्स कम होने से, फिर भी मैं ऑल ओवर इंडिया 6th पोजीशन आया, जो कि उस समय तक राजस्थान के किसी बेस्ट ग्रेड की सबसे अच्छी पोजीशन। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। और एक हिंदी मीडियम जैसा उन्होंने कहा कि एक बहुत मुझे लगता है कि एक है ना दुविधा सी रहती है जब हम सबके बीच में होते हैं हिंदी में बोलना, क्योंकि मेरे पास भी एनसीसी रही है। जब आरडी कैंप में जाते हैं तो वहाँ हर कोई सर जो भी है इंग्लिश में ही हमसे कमांड देते हैं और सब कुछ उसके साथ। और मुझे लगता है कि एनसीसी के साथ ही और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हुए या ड्रामा वगैरह, इसमें भी आपने कॉलेज टाइम पे पार्टिसिपेट किया होगा? हाँ, मेरा गेम्स में, कल्चर में, हर चीज़, मतलब मैं हर, वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर बनने वाली थी, हर चीज़ में भाग लेता था। तो टेनिस भी खेलता था, बैडमिंटन, स्क्वैश में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी को टेनिस में रिप्रेजेंट किया। कल्चर प्रोग्राम में था तो हमारी एक इप्टा, हमने एक कला नैन नाम से संस्था बनाई थी भरतपुर में,
और उसके कलानयन संस्था ने, हमारे कुछ लोग थे, साथी थे, कॉलेज के सहपाठी थे, उन सब ने मिलकर एक इप्टा, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ी ये संस्था होती थी, आज़ादी के बाद पहले से थी। तो उसमें उसकी एक हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी भरतपुर में। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, कुछ लोगों से इकट्ठा किया और हमने बड़े बड़े लोगों जैसे भीष्म सानी, उस समय बहुत बड़ी हस्ती थी, और कराची से अहमद पटेल बुलाए, यूएसएसआर से कुछ लोग बुलाए जो कि पुराने इप्टा से जुड़े हुए थे, और ये उनकी महानता है कि हमारे जैसे छोटे लोगों के निमंत्रण पर वो आ गए और हमारा वो ये 2 दिन का सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ। और ये हमारे लिए अपने अचीवमेंट था। सब लोग कह रहे थे कि आपने इन सब बड़े बड़े हस्तियों को धर्मशाला में रख लिया और इनको सादा खाना खिला दिया। मैंने कहा जिन लोगों को कमिटमेंट है, जिनका थिएटर से कमिटमेंट है, वो लोग सुविधाएं नहीं देखेंगे, वो लोग स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे। लोग आएंगे, हमारे साथ आए और एक बहुत बड़ा सफल रहा। और बहुत लोगों ने कहा कि हमारे इप्टा में जो बहुत से लोग आए थे, पुराने आज़ादी के समय के लोग आए थे, ये बात शायद 80-81 की है, जो सीनियर लोग थे, बुजुर्ग थे, वो अपने साथियों से मिलकर काफ़ी खुश हो रहे हैं। जी। इप्टा से आप जुड़े थे तो आपने थिएटर भी किया होगा? हाँ, मैंने थिएटर भी किया है। भरतपुर में एक राग दरबारी नाटक में कई बार भाग लिया, कॉलेज के भी किसी कंपटीशन में भाग लिया है, माइम में, और कई चीज़ों मैंने अपने कॉलेज को, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कई कंपटीशन में रिप्रेजेंट भी किया। क्या बात है शिखा जी, कर्नल साहब कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, थिएटर से लेकर फोटो का भी इनको शौक है, तमाम एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग बहुत स्पेशल होती है, वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग होती है आप लोगों की इंडियन आर्मी की। बहुत सारे चीज़ें आपको सिखाई जाती है, डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़र्क पड़ता होगा आपकी ट्रेनिंग से। क्या बदलाव आया ट्रेनिंग के बाद आपके अंदर? देखिए, ट्रेनिंग नो डाउट हमारे आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है डिफ़िकल्ट तो होती है जी। एक आदमी सिविल लाइफ से जो आता है, उसको उस लाइफ में साइकोलॉजिकली, फिजिकली ढालने में बहुत समय लगता है। तो शने शने धीरे धीरे हमारी जो ट्रेनिंग के द्वारा उसको पहले फिजिकली फिट भी किया जाता है, मेंटली रोबस्ट भी किया जाता है, साइकोलॉजिकली टफ भी किया जाता है कि वो विपरीत परिस्थितियों का चुनाव में साहस से सही कार्रवाई कर सके। तो जैसे फिजिकल रगड़ा होता है, मतलब रगड़ा बोलते हैं हम, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, पीटी हुई, बीपीटी हुई, हमारा एक होता है बीपीटी, बैटल फिजिकल एंड्योरेंस ट्रेनिंग, उसमें हमें काफ़ी टफ होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। धीरे धीरे सबको करते करते हम इतने टफ हो जाते हैं, जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके बाद आईएमए की बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कुछ लोग कमांडो जाते हैं, कुछ लोग कहीं जाते हैं, तो उसके बाद और ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होती है। कुछ लोग पैरा के लिए जाते हैं, तो पैरा की ट्रेनिंग तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा टफ होती है, टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। मुझे भी एक प्रोबेशन करने का मौका मिला, लेकिन मैं पूरा नहीं किया। उसके पहले मैं असम राइफल में चला गया था, तो पूरा नहीं हुआ। मैं अपने ही फॉर्मेशन में कर रहा था, लेकिन पैरा की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। बिल्कुल, वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग होती है, और इसीलिए स्पेशल फोर्सेस कहलाती हैं। स्पेशल फोर्सेस, तभी वो स्पेशल कहलाते हैं। अच्छा, आपने 1971 के युद्ध में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी, बहुत अच्छा हिस्सा था आपका। वो स्टोरी जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने, क्या रोल था आपका उसके अंदर और क्या कुछ किया आपने? नहीं, 71 की लड़ाई के अंदर मेरा रोल इतना था कि एक जिम्मेदार नागरिक, मैं बहुत छोटा बच्चा था, शायद 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में था, 5वीं क्लास में। उसमें छोटा इसलिए था कि हमें बताया गया था कि लड़ाई हो रही वाली है, सायरन बजेगा तो आपको अपने घर के चारों ओर ट्रेंच खोद के रखनी है, और जैसे ही सायरन बजेगा आपको उस समय तुरंत उसमें जाके छिपना है, क्योंकि बम्बार्डमेंट होगा, आपके घर के ऊपर बम गिरा, आसपास गिरा तो बिल्डिंग टूटने से आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुझे खूब याद है कि उस समय नीम के थाना जैसे शहर में रहते थे, सीकर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता था और बॉर्डर से बहुत दूर भी नहीं था, और अक्सर हवाई जहाज उड़ते थे, आवाज़ आती थी, सायरन होते थे। तो हमारा ये कर्तव्य था कि जैसे ही एक जिम्मेदार नागरिक के हम भागते थे, और हमारी बूढ़ी दादी थी, माता जी थी, सबको लेके हम घर में जितने लोग भी होते थे, 5, 6, 7 जो भी लोग थे, हम बाहर आते थे घर से कूद के और ट्रेंचों में छिपते थे। और जब तक दोबारा सायरन ना बज जाए, वो चाहे 2 घंटे में बजे, 1 घंटे में बजे या 3 घंटे में, हम ट्रेंच में ही छिपे रहते थे। ये हमारी एक जिम्मेदारी के तरह से मैंने कार्रवाई की। बिल्कुल, बहुत होना भी चाहिए। बिल्कुल, उस वक्त तो आपने सर ये किया, लेकिन अगर आज हम देखते हैं, आज के दिनों में यदि ऐसी परिस्थिति आती है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, अभी आपने देखा होगा, हमारे भारत में बहुत लोगों एक अनाउंसमेंट के द्वारा प्रैक्टिस करने का बोला गया। तो मेरा ये सुझाव है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है जहाँ पे कि आप हवाई हमले की हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र के ऊपर आशंका है, तो हमें भी उस समय सरकार के निर्देशों के अनुसार, सायरन बजने के अनुसार आने पर अपने आसपास, अभी बंकर ट्रेंच तो खोद नहीं सकते हर जगह, हमारे शहरों में तो हर जगह सड़क है, पक्का है, तो हमें आसपास के बेसमेंट में अंडरग्राउंड पार्किंग जो है,
या जो मॉल होते हैं उसकी पार्किंग है, या हमारे कई आउटपोस्ट में अच्छे अच्छे लोग घरों बेसमेंट है, वहाँ जाके हमें छिपना चाहिए और अपने साथ ज़रूरी चीज़ें लेके, पानी, दवाएं, ये सब चीज़ें लेके जाना चाहिए कि कितना देर लगे पता नहीं, तो हमें उसकी तैयारी के साथ वहाँ पे जाके अपनी सुरक्षा के लिए मूव करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को ये ध्यान भी रखना चाहिए। आप 3 बार सियाचिन ग्लेशियर में रहे, वो कैसा अनुभव रहा? ये भी एक बहुत अच्छी बात है। 3 टेन्योर करना, हाँ, ये एक बाई चांस है कि हमारे यहाँ सियाचिन का, अब तो पता होगा, दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड है, बिल्कुल। और इसमें 1984 में शुरू हुआ था ये पाकिस्तान के साथ सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। तो हमारी यूनिट का नंबर वहाँ पर कारगिल में जाने का 1988 में आया और 1989 में हमारी यूनिट के एज ए ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर, मैं आर्टिलरी में था, तो हमारे आर्टिलरी में तोप खाने का जो है वहाँ पर हमारे यंग ऑफिसर का काम होता है इन्फेंट्री के साथ फॉरवर्ड पोस्ट पे जाना और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर गोले गिराने के लिए आदेश देना, उसका सही करेक्शन करना। तो उस समय हमारी यूनिट गई 89 में। मैं अपनी यूनिट से सबसे जूनियर था, फिर मेरा पहला इंडक्शन मेरा हुआ ओपी अफसर में, और मैं गया तो नॉर्दर्न ग्लेशियर, वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में 3 ग्लेशियर कहलाते हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न ग्लेशियर। मेरा नॉर्दर्न ग्लेशियर सबसे बड़ा मेन ग्लेशियर है, उसमें सबसे एक कैसे टफ पोस्ट है अशोक पोस्ट, उस पर मेरा ओपी अफसर का बनने का मुझे डिप्लॉय किया गया। मैं गया, वहाँ की पहुँचना अपने आप में जर्नी एक बड़ी ट्रेचरस है। गया वहाँ पे और 1 महीने के उपरांत मेरा वहाँ पे एक दिन मैं एनिमी के ऊपर शूट ले रहा था, करेक्शन दे रहा था, तो एनिमी के रॉकेट एयरबस से मेरी दोनों टांगों में मैं एयरबस आगे लगा और मैं घायल हो गया। और उसके बाद मैं शूट जितने कंटिन्यू नहीं कर सकता था क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी शुरू हो गई थी। तो किसी तरीके से रोक रख के वहाँ पे तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्सिंग स्टेट नहीं, कोई बीएफए नहीं, कुछ नहीं। और शाम का 4 बजे था, लेकिन हमारा वहाँ से एविक्यूएशन का रास्ता था तो यू कट के थ्रू था। यू कट अशोक के बीच में एनिमी का ऑब्जर्वेशन था, तो हम कोई मूवमेंट करने से वो एम्ड फायर करता था, तो हमारे लिए उसको रात में ही एविक्यूएट हो सकते थे। जी। मैं शाम को घायल हुआ था, रात तक अपने किस तरह ब्लीडिंग रोक रख के, रात को एक टनल है, टनल में से मुझे खींचा गया स्लीपिंग बैग में डाल के। उसके बाद में हमारी यू कट से नीचे उतारना, करीबन 300 मीटर की स्टैंड, वो सीढ़ियाँ लगी हुई थी, उस पर एक स्लीपिंग बैग में बांध के किसी को नीचे डालना, एक 60-65 किलो 70 किलो आदमी को डालना, और वो आदमी स्लीपिंग बैग में ऊपर से जो छोड़ रहे हैं लोग, और उसमें अपने एक सीढ़ियों पे एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ हैं, उसको नीचे वो थोड़ा सा नीचे डलते थे और एक वो सीढ़ी से खिसके फिर दोबारा से थोड़ी दूर गए, फिर आगे पीछे लगता था, तो वो गिरना अपने आप में एविगेशन बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद स्लीपिंग बैग में ही डाल के मुझे खींचा गया बर्फ़ पे, क्योंकि उस समय इतनी हाइट पे 19-20,000 फीट की हाइट पे 60-70 किलो को उठा के चलना हर एक के बस की नहीं है। तो मुझे बर्फ़ में स्लीपिंग बैग में डाल के खींचा गया, तो बर्फ़ के छोटी चीज़ें जो अंदर घुस रही थी, सांस के लिए मुझे खोलना पड़ेगा स्लीपिंग बैग, घुस रही, तो वो ऐसे लग रही थे नस्तर की तरह से, वो बर्फ़ के छोटे पार्टिकल थे, फ्रेश स्नो के लग रहे थे। तो अपने आप में एक खास बात है। उसके बाद मैं एविक्यूएशन हो गया, कुछ महीने हॉस्पिटल में रहा। खुदा ने, भगवान की कृपा थी कि मैं कई सर्जरी के बाद सही हो गया। फिर दोबारा मुझे मौका मिला, अगली बार मैं सोनम पोस्ट पे गया, बाना पोस्ट पे रहा, और तीसरी बार फिर मुझे दोबारा 3री बटालियन के साथ जाने का मौका मिला जून 90 में, और मैं वहाँ पे 15 दिन सियाचिन ग्लेशियर में रह के आया। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। क्या माइंडसेट होता है कर्नल साहब आपका, क्योंकि आपके ब्लीडिंग हो रही है, आपने ब्लीडिंग रोका, फिर आपने पूरी रात भर आपने वेट करा कि कब नाइट होगी, फिर मैं वैक्यूएट करेगी मेरी टीम आपको। क्या माइंडसेट होता है आप लोगों का? क्या आप लोग इतना सब कुछ सहन कर लेते हैं, सब कुछ कर गुजर जाते हैं आप लोग? देखा जाए तो चूंकि मेरी बचपन से कुछ ऐसी आदतें रहीं, मुझे किसी चीज़ से डर कभी नहीं लगता था। जैसे मैंने बताया, नीम के थाना में घर के पीछे वो था, शमशान घाट था या कुछ था, मैं शुरू से कुछ ऐसा था कि मुझे कभी डर चीज़ था नहीं था। तो और फिर ट्रेनिंग में जाके, आर्मी की ट्रेनिंग में जाके कुछ ऐसा हो गया कि इन चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं था। क्योंकि मैं बचपन से कहता था कि 60 साल पहले कहता था, बचपन से कहता रहा, मौत जितनी दूर उतनी थी, आज भी उतनी, और आज से 50 साल बाद भी उतनी दूर होगी। तो अगर बचना है तो बचूंगा, मरना है तो कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे कोई डर नहीं था, मुझे कोई सोच नहीं थी। मुझे खाली ये था कि जब मैं जा रहा हूँ, मेरे घायल होने से मेरी पोस्ट पे मेरे आरटी के 1 जवान था, और मेरे साथ इन्फेंट्री के करीब 8-10 जवान थे खाली। 7 गार्ड्स थी उस समय वहाँ पे, 7 गार्ड्स के साथ था मैं। उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनको कोई मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको यही कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँगा, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, गर्म पानी करो और मुझे पहले चीज़ों को स्टरलाइज कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम छोटे छोटे ऐसे, मतलब कंडीशन होती है रहने की। अशोक पोस्ट बात सबसे खराब थी।
मैंने कहा किस तरीके से गर्म पानी कराया, कुछ कपड़े वपड़े उसमें उबाले और उबाल के, क्योंकि बर्फ़ को पिघलाना पड़ेगा पहले गर्म पानी करने के लिए, पानी तो है नहीं, बिल्कुल। उसको उबाला, काफ़ी कपड़े डाल के उसको उबाल के किया, फिर बाद में पैरों पे बांधा, सब काम किया, घाव के ऊपर लगाया, क्योंकि एक हमारे पास FFD चीज़ होती है, फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग। तो फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग वहाँ पे जिसमें ज़रूरत होती है उस समय नहीं मिल पाती, तो वो स्टरलाइज जो चीज़ होती है वो नहीं मिल पाती। किस तरह से कर आके मैं लोगों का ढांढस बढ़ाते हुए और अपने उसको करता रहा, और फिर फाइनली रात में मेरा एविकेशन हुआ। रात को मैं नीचे कंपनी पोस्ट पे आया, अगले दिन मेरा हेलीकॉप्टर से एविकेशन हुआ। अब अगले दिन हेलीकॉप्टर से एविकेशन में मेरी एक कहानी बड़ी अजीब हुई। जी जी बिल्कुल। मेरा कंपनी पोस्ट था बेलाफोंडला। जी बेलाफोंड मेरा कंपनी बेस था, जहाँ पे मुझे रात को रखा गया, और वहाँ पे एक डॉक्टर था, उसने कोशिश करी कि मेरे जो दाहिने पैर में तो ब्लीडिंग रुक गई थी, बाएं पैर की थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी, और उसमें स्प्लिंटर लगा था, वो निकालने की कोशिश करी लेकिन निकल नहीं रहा था। बोले मैं निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगले रात में तो हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता, अगले दिन हेलीकॉप्टर आना था। हमारे पास में 2 हेलीपैड थे, डोलमा और इकोजेट, दोनों के बीच में कुछ किलोमीटर का फ़र्क है। अब सियाचिन ग्लेशियर में हमेशा मौसम पैक रहता है, अधिकतर समय बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। अब मुझे चूंकि मैं घायल हूँ, OP अफसर हूँ, तो मेरे लिए हेलीकॉप्टर का एविकेशन का तो मैसेज आ गया, लेकिन हेलीकॉप्टर जब आएगा जब मौसम साफ होगा। तो अब क्या हुआ कि मैं बैठा हूँ, इंतजार हो रहा है। मुझे एक स्नो स्कूटर होता है ग्लेशियर में, आपने कभी देखा होगा, स्नो स्कूटर के पीछे एक स्लेज होती है जिस पर सामान लेके चलते हैं, उस पर मुझे बांध दिया गया और मुझे बेलाफोंडला से एक हेलीपैड पर लेके आया गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, हेलीकॉप्टर आने वाला है, वहाँ मौसम पैक हो गया। मुझे बोला गया था उस हेलीपैड में मौसम क्लियर है, तो मुझे इस स्कूटर पे वहाँ लेके भाग रहे। जब तक वहाँ पहुँचे पता लगा वो हेलीपैड पैक हो गया, फिर वापस दूसरे हेलीपैड पर जा रहे। तो ये मतलब उसमें आने जाने में मुझे, लेकिन दिक्कत ये थी कि जब मुझे स्लेज पे खींचा जा रहा था, सांस के लिए मुझे अपना मुंह तो खोलना पड़ेगा, मैं स्लीपिंग बैग में बाकी बंद हूँ, लेकिन जो हवा के साथ उड़ के जो फ्रेश स्नो पार्टिकल लग रहे थे वो वाकई ऐसे लग रहे थे भाले। और वो एक इवोक्यूशन में फिर नीचे आ गए। फिर तो हमारे MC के डॉक्टरों ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल किया और लकीली आज मैं बहुत ठीक हूँ। बिल्कुल आपके कहते हैं ना अंकित कि जीवन से ज़्यादा भी निश्चित है मृत्यु, और जो चीज़ निश्चित है उसके साथ लड़ना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और आप तो मणिपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में भी रहे हैं, और वहाँ तो तुम्हें पता ही आतंकवादियों का कितना ज़्यादा वो रहता है। और एक चीज़ और बता दूं शिखा कि आतंकवादियों के हिट लिस्ट में कर्नल साहब थे, तो एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे। जब आपको पता लगा कि आतंकवादियों के हिट लिस्ट में आपका नाम है, तो क्या प्रिकॉशंस लेके चला और क्या रिएक्शन निकला? कि ऑब्वियस सी बात है, जब आपको पता लगता है कि आप हिट लिस्ट में हैं तो आपका भी एक होता है कि मेरे को ये प्रिकॉशंस लेके चलना है। क्या कुछ है वो? मानसिक तौर पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक डर, देखो कि सेना में है हम, लेकिन परिवार हमारे पीछे है, वो एक चीज़ तो ज़रूर मन में रहती है। तो क्या कुछ था सर उस वक्त आपके, क्या एक्सपीरियंस रहा वो? जब मैं मणिपुर में गया था तो उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी। मुझे उठा के सबसे पहले एक पोस्ट थी खुरूल डिस्ट्रिक्ट में, कसमकुलम। वो एक काफ़ी नोटेरियस पोस्ट थी। वहाँ पे मतलब नागा उग्रवादियों का, NACN का कई बार अम्बुश हो चुके थे, काफ़ी खतरे हो चुके थे, डाल दिया गया। आप यंग थे, कैप्टन थे, अनमेरिड थे, चिंता कोई नहीं थी। तो अपनी जो सिखलाई गई थी आर्मी की ट्रेनिंग, जो हमें काउंटर इंसर्जेंसी सिखलाई गई थी, जो हमने कोर्स किए थे जंगल वारफेयर, उसके अनुसार मैंने अपनी जवानों को तैयार करके काम करना शुरू किया जी। और धीरे धीरे जिसमें सिखलाया गई तरीके मैंने काम किया, तो जो टेररिस्टों का मूवमेंट था बिल्कुल बंद हो गया और उसके कारण उनको दिक्कत हुई। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को मोटिवेट किया, गांव के लोगों को, फिर चर्च के थ्रू लोगों को, उग्रवादियों को टैक्स देने के लिए मना करने के लिए मना किया। क्योंकि वहाँ पे क्या था कि मणिपुर में किस ज़माने में ये हालत थी कि मैं सुनते हैं DG ने भी कहा था कि तुम आर्मी वाले अकेले ऐसे हो जो उग्रवादियों को टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देना पड़ता है। ये हालत वहाँ उग्रवादियों की थी। तो मैं धीरे धीरे लोगों को दूर कर रहा था कि उन्हें उग्रवादियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, आर्मी आपकी सेफ्टी के लिए है, आप उनको इतना टैक्स मत दीजिए। लेकिन जब मैं उनसे बातचीत करता था सडनली मैं उनका दुश्मन तो बन ही रहा था। डेफिनेटली। तो ऐसे काम करते करते सडनली मैंने, लकीली क्या हुआ कि मैं अपनी बटालियन 7 आसाम राइफल में था, थोबल हेडक्वार्टर था, लेकिन उसकी पोस्टें 5 डिस्ट्रिक्ट में थी, अलग अलग पोस्ट। लकीली मुझे कभी 2 महीने 3 महीने हर जगह हर पोस्ट पे मुझे क्यों भेज देते पता नहीं, बाद में पता लगा कि मैं शायद काम अच्छा कर रहा था, इसलिए जहाँ प्रॉब्लम होती थी वहाँ भेज देते थे। सडनली एक दिन में सिग्नल आया मुझे, और सिग्नल में बोला गया कि यू आर इन हिट लिस्ट, अभी आप कहीं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कहीं नहीं जाएंगे जी। तो उस ज़माने में हमारे पास आर्मी के पास एक बहुत भारी बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी पीठ पे, और आगे बहुत लोहे का बड़ा पैकेट होता था, वजन 17 किलो होता था, तो उसको लेके मैं चलता था। और इवन मेरे लिए ऑर्डर ये थे कि अगर मैं छुट्टी भी जाऊँगा तो मैं एयरपोर्ट तक या गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक
बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही पहनेंगे, जाऊँगा। चल रहा था, ये एक पूरा एक्सपीरियंस था कि एक हिट लिस्ट में आने के बाद वो फिर धीरे धीरे पता लगा मैं 5 ऑर्गेनाइजेशन की हिट लिस्ट में आ गया हूँ। NACNB था, PLA था, मेहते ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, KYKL था, उन सभी की हिट लिस्ट में था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में रह के अलग अलग काम किया, तो अलग अलग जगह अलग अलग टेररिस्टों के गढ़ थे, उनमें काम करने सबकी हिट लिस्ट में था। तो सरकार, हमारे उच्च अधिकारियों ने उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर मुझे डाल दिया सेफ्टी के लिए। तो फाइनली फिर एक किसी दूसरे CRPF के कमांडेंट के द्वारा मुझे अंडर वेस्ट दी गई, बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई, उसको साथ लेके फिर मैं आता था। और एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा राहत थी कि आर्मी मुझे वो जैकेट नहीं, मतलब समय सीमाएं हैं, लेकिन एक CRPF कमांडेंट सामने दी मुझे, और उसको पहन के मैंने अपना पूरा समय मणिपुर में आराम से निकाला। क्या बात है, बहुत ही आपकी जो जर्नी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हमारे युवाओं को, जो लोग मिलिट्री में जाना चाहते हैं, अगर ये स्टोरी सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। कर्नल साहब, आपने बहुत सारे ऑपरेशन करे, ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपके जहन में आज भी आपको याद दिलाता है कि यार ये ऑपरेशन मेरे दिल के करीब है, ये ऑपरेशन मेरे को आज भी इसकी यादें मुझे ताज़ा हैं, ऐसा कोई ऑपरेशन रहा? क्योंकि आपने अनेकों एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा ऑपरेशन रहा है? मणिपुर में रह के मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन में अपनी यूनिट में मैंने ही किए थे, और बहुत ऑपरेशन किए, शायद 70 करीब ऑपरेशन किए, सॉरी एनकाउंटर किए जी। लेकिन एक बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिसको मैं याद करूं, अभी ऑफेंड तो मुझे एक ऑपरेशन याद आता है कि हमारी एक दिन मैं अपने बटालियन हेडक्वार्टर में आया हुआ था, सडनली एक इंटेलिजेंस आई कि भाई यहाँ पे कुछ उग्रवादी हैं। तो हमारी दो तीन टीम बनेगी, छोटी छोटी टीम, और उसको लेके हम ऑपरेशन करने गए। हमारे बटालियन हेडक्वार्टर से तकरीबन वो 8-10 किलोमीटर दूर था। तो हम, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों से जाने में तो सरप्राइज लूज होता है, तो हम पैदल चलते नदियों के नालों के किनारे पहुँच गए, और जिस घर को ईयर मार्क कर रहा था हमारे सोर्स ने, हमने उसको बता दिया। हमने उसको चारों ओर से, चूंकि मैं सबसे जूनियर ऑफिसर था, हमारे साथ सीनियर 2 ऑफिसर और थे, तो उन्होंने जैसे बताया उनके अनुसार मुझे कार्रवाई करनी थी, जैसे क्योंकि तो जो ऑर्डर देंगे। जैसे ही एक हमारी टीम घर को क्लोजिंग कर रही थी, वहाँ उन्होंने फायर खोल दिया जी। अब फायर खोल दिया तो अंदर से फायर आ गया, उन लोगों ने फायर किया, और जिस ढंग से फायर हुआ मुझे समझ में आ गया कि अब जो फायर चल रहा है वो, ये जो लोग भाग रहे हैं ये हमारे आदमी हैं, उग्रवादी नहीं है। उग्रवादी ने खाली 2-3 फायर किए थे। तो मैंने अपने साथियों को, मुझे आज भी याद है कि हमारी टीम एक सामने से बढ़ रही थी, और मेरे लड़के जो मेरी टीम थी वो वहीं ग्राउंड पे जाके फायर करना शुरू कर दिया था। मैं उनको उनकी राइफलों के ऊपर से भागते उन्हें फायर करने से रोक रहा था, क्योंकि हमारे सामने जवान थे। ये एक लड़ाई में, एनकाउंटर में होता है कि अगर आपका टाइमिंग थोड़ा मिसमैच हो जाए, और अगर हम अपने दिए गए प्लानिंग के मुताबिक थोड़ा भी डेविएशन करते हैं तो ऐसा खतरा हो जाता है। खैर उनको मैंने रोका, लेकिन जो लोग आदमी ये देख लिया कि कौन आदमी कहाँ भागे हैं, और एक आदमी तो वहीं पास में था, उसको तो वहीं पे पिन डाउन करके रख लिया था दूसरी टीम ने। लेकिन जिस तरफ जो आदमी 2 भागे थे, मैं उसकी तरफ भागा। अब वहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा दूर जाके ही खेतों में पानी भरा हुआ था चावल का, और उन लोगों ने चावल के अंदर, रात का समय था, क्या करते, तो हमारे एक छोटी चीज़ आती है वेरी लाइट पिस्टल, मिनी फ्लेयर। उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा कार्ट्रिज होता है, आप उसे लेके फायर करते हैं तो 30 सेकंड के लिए रोशनी हो जाती है। तो वो एक मेरा हमेशा, मैंने मणिपुर में मनाया था अपना असूल कि वो मेरे पास मिनी फ्लेयर हमेशा मेरा हिस्सा होगी, जब भी मैं ऑपरेशन में बाहर जाऊँगा साथ लेके चलूँगा। तो मिनी फ्लेयर मेरे पास थी, मिनी फ्लेयर के 6-7 मैं कार्ट्रिज लेके चलता था। तो मैंने एक कार्ट्रिज लेके निकाला, डाला, जैसे ही फायर किया मैंने देखा 2 आदमी भगते हुए पानी में डब कर गए। अब पानी में कहाँ डब के पता नहीं एग्जैक्टली, अब उनके पास हथियार तो हमने देख लिए, अब वो पानी में, अब मैं दूसरा फायर किया तो अब पता लग गया कि एग्जैक्टली जनरल एरिया है। अब वो पानी में है, हम बाहर हैं, और मैं कह रहा हूँ बाहर आ जाओ। अब वो मणिपुरी जानते नहीं, मुझे हिंदी जानते हो नहीं जानते, मुझे मणिपुरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती थी, सीखी थी, जो थोड़ी बहुत सीखी थी उसमें बात कर रहे थे। अब हमें डर लग रहा है कि वो पानी में कभी भी फायर कर सकता है, वो पानी में, और मैं बिल्कुल पास हूँ उसके। खैर हम धीरे धीरे क्लोजिंग होते रहे, और मैं VLP के कार्ट्रिज फायर करता रहा। वो करीब 30 सेकंड चलता है। सडनली मुझे एक जगह एक बंदे के थोड़े पानी के ऊपर तैरते हुए बाल दिखाई दिए, उसको पकड़ लिया, पिस्टल हथियार थे। फिर उसके बगल में दूसरा था, वो पकड़ लिया, लेके आए, और जो पहला बंदा था जो घर के पास ही छुपा था उसको भी लेके आ गए। तो वो मेरे लिए एक याददाश्त ये है कि एक हमारी, जिस तरह से मैं अपने जवानों की राइफलों के ऊपर से भाग के उनको बंद कर रहा था और उनके पीछे भागा जो भाग गए थे, मेरे लिए ये मेरी रिस्क थी पूरी कि उनके, मेरे साथियों की गोली मुझे लग सकती थी। लेकिन मुझे ये याद है, और एक बहुत यादगार था। फिर बाद में पता लगा जो मुझे एक पकड़ के लेके आए थे, हमेशा सरहद थे उस पर, उसी दिन रात को
मणिपुर पुलिस डीजी ने 50,000 का इनाम डिक्लेयर किया। क्या बात है। तो बड़ी फेमस पर्सनालिटी होंगे आप अपनी टीम के अंदर, क्योंकि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी आपको कहा जाने लग गया था। तो बड़ी फेमस रहे होंगे आप अपने इसमें टीम में। ये बात तो मैं कहूँगा कि समाऊ मेरी कुछ ऐसी हो गई थी, किस्मत अच्छी थी या क्या था, क्योंकि मैं बेसिक मिलिट्री टैक्टिक्स को नहीं छोड़ता था। तो हालत ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे सीओ का मेरे पे भरोसा था कि जिस दिन मेरा पोस्टिंग ऑर्डर आ गया था, मैं 31 अगस्त को मैं एसओएस हो गया था अपनी आसाम राइफल से, मुझे अपने पोस्टिंग घर आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे रुकना था वहाँ मणिपुर में, व्यक्तिगत कारणों से। तो 31 तारीख को भी एक इन्फॉर्मेशन आई, जबकि जनरली कहा जाता है कि आफ्टरनून के बाद हम 12 बजे बाद में अब आप जा सकते हो जी। लेकिन जैसे ऑपरेशन आई तो मुझे सीओ ने फिर उस दिन मुझे अपनी टीम के साथ बोले यार तू इस ऑपरेशन में भी चला जा। और लकीली वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ब्रिगेड लेवल डिव लेवल का ऑपरेशन था, उसमें पैरा थे, हेलीकॉप्टर थे, सब लगे थे। वो लोकटक लेक नाम सुना मणिपुर में, उसके चारों ओर था। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और रास्ते में जाते हुए मैंने 2-3 लोगों को मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनको मैंने सर मुझे शक हुआ कुछ, मैंने ऐसे ही उनको रोक के पूछताछ करी, जो घबराए तो मैंने ठीक है इनको मैंने कहा तुम यू आर अंडर डिटेंशन। मैंने दूसरी अपनी यूनिट से गाड़ी मंगाई और मैंने कहा इनको तुम ले जाओ, मुझे तो अभी इंटरोगेशन बाद में होगा, मुझे पता नहीं, पहचान नहीं है। और वो ऑपरेशन चला रात को, बहुत कुछ वहाँ पे लोकटक लेक में काफ़ी कुछ फायरिंग हुई, सब कुछ हुई। सुबह हम थक हार के आए, कीचड़ों में सने हुए लोकटक लेक के आसपास। जब तैयार हो के नहा धो के पहुँचे तो मैंने सीओ से पूछा सर कि, क्योंकि हमारे पास रेडियो सेट उतने नहीं है कि पूरी डिव का, पूरी ब्रिगेड का ऑपरेशन का पता लगे कहाँ पे क्या हुआ। तो सीओ से मैंने पूछा क्या हुआ सर? बोले यार वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तूने जो 2 लड़के भेजे थे दोनों ही उग्रवादी निकले। ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी कहीं ना कहीं उस वक्त की? एक चांस की बात है, किस्मत है। हाँ। कुछ ऐसा था, हो गया। तो ऐसे ही कुछ रहा कि मैं जब भी ऑपरेशन में गया सफलताएं मिलती रही। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा कर्नल साहब, आपने गृह मंत्रालय में भी आपने अपनी सेवाएं दी, क्योंकि आर्मी के बाद गृह मंत्रालय आना, आपने ऑलरेडी फील्ड में थे, फिर एक बार आपने एडमिन पोस्ट अपनाई, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहा हो कि मैं फील्ड में काम करने के बाद फिर मैं गृह मंत्रालय में आ गया। नहीं, गृह मंत्रालय में असम राइफल गृह मंत्रालय का हिस्सा है, ये सब गृह मंत्रालय में रहते काम गृह मंत्रालय में आपने जो एडमिन वर्क जो करा आपने, और उसमें अंदर जो आपने जो सेवाएं दी, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा क्या रहा? नहीं, ये मैं आपको यही कहना चाहूँगा, गृह मंत्रालय जो है, असम राइफल जो पार्ट ऑफ गृह मंत्रालय का है, तो उसमें हमारी भूमिका अधिकतर एक सैनिक की रहती है। तो असम राइफल जो है ये हम कह सकते हैं अर्ध सैनिक संगठन है, जो भारत में 2 ही सैनिक संगठन है, अर्ध सैनिक संगठन, बाकी पैरामिलिट्री जिसे बोलते हैं, बहुत लोग बोल देते हैं हर एक को, लेकिन 2 ही हैं, बीएसएफ और असम राइफल। तो इसमें हम जब गए थे तो ये होम मिनिस्ट्री एमएचए के अंडर है, तो वही मेरी सर्विस एक आ रही थी उसमें, और मैंने यही जो मेरे एनकाउंटर जो है मणिपुर के, वो असम गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। क्या बात है। तो एक तरीके से तो भूमिका सेम ही रही अगर मंत्रालय आपको गृह मंत्रालय मिला तो, लेकिन रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय में भी आप रहे, वो थोड़ा सा वहाँ मुझे लगता है कि भूमिका थोड़ी सी अलग हटकर हो गई। वो एक ऐसा अनुभव रहा? वो एक अनुभव अच्छा था। उसमें हमें सड़क परिवहन मंत्रालय में रहने से हमें बहुत सी चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली, और देखा कि एक आदमी के काम करने का तरीका कैसे है, और एक दूसरे सिविलियन के साथ, चाहे जो वो है तो सरकारी मंत्रालय, उसमें अधिकतर हमारे आधे अफसर आर्मी के हैं, आधे अफसर सिविलियन हैं, लेकिन काम करने का क्या तरीका है। तो वहाँ रहते हुए मुझे त्रिपुरा के सुदूर जंगलों में, जहाँ पे कोई सड़क भी नहीं होती थी, रास्ता भी नहीं था, वहाँ जाके जो सड़क बना रहे थे, बॉर्डर रोड्स बना रही थी, उनको प्रोटेक्शन देने का, उनके इक्विपमेंट जो कई बार सड़क बनाते हुए नीचे गिर जाते थे, उनकी रिकवरी कराना, खाइयों में चले गए, को पहाड़ों का रास्ता है। ऐसे अरुणाचल में चाइना के बॉर्डर पर वैसे देखने को तो कोई डर नहीं था एपिलेंटली, लेकिन है तो चाइना, इसके आगे चाइना है, कितना आगे है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पता नहीं, क्योंकि रोड ही नहीं है, कोई नक्शे में अंदाज लगा सकते हैं इतने आगे वो है। वहाँ क्या जंगल है पूरा, और उसे पहाड़ों को काट रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग अनुभव था। और उसमें उनको प्रोटेक्शन देना, वहाँ जाना, उनके साथ रहना, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है कि आप रहने के लिए आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आप लेबर के साथ रह रहे हो, लेबर वही काम कर रही है, तो अपना एक अलग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग आपने जॉब्स अपनाया और बहुत अच्छा आपने निभाया भी। आपने मफाऊ डैम का निर्माण में भी आपकी टीम रही, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप मणिपुर में थे? वो वाला क्या स्टोरी थी सर? ये मफाऊ डैम की स्टोरी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था कि मुझे एक दफ़े हमारे सीओ ने, मफाऊ डैम एक बार पोस्ट थी सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भेज दिया। मफाऊ डैम एक इरिगेशन प्रोजेक्ट था, जिसमें 2 पहाड़ियों के बीच में एक रिटेनिंग वॉल बना के डैम बनाना था, और डैम बना के उसे इरिगेशन करना था, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करनी थी।
लेकिन क्या हुआ, कंपनसेशन को जो डैम वॉल बनाने से जो ज़मीन सबमर्ज होनी थी, क्या है कि मणिपुर में एक है कि जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ज़मीन फॉरेस्ट के पास नहीं होती, वो ज़मीन वहाँ के लोकल लोगों की है। तो वो नागा है, तांकुल नागा है, कुकी है, नेपाली है, जो वहाँ पे है उनकी ज़मीन है, पहाड़ की स्लोप है, वो उनका हिस्सा माना जाता है। तो उनकी ज़मीन जो हो रही थी कंपनसेशन को लेकर झगड़ा था और नागाओं ने उस पूरा डैम के जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था बनाने का उसको जला दिया था। वो कई साल से बंद पड़ा था और हालत ये थी कुकी नागा के टेंशन के चलते हुए वहाँ स्कूल कॉलेज बंद थे, बसें बंद थी, सब कुछ बंद थे। सब लोग अपने अपने गाँवों के चारों तरफ बैठ के, मतलब बच्चे भी छोटे कंट्री मेड हथियार लेके पूरे चारों तरफ घर को अपना गांव को प्रोटेक्ट रखे थे। मैं पहुंचा, मैंने देखा क्या छोटे छोटे बच्चे हथियार लेके खड़े हैं। खैर मैंने कोशिश करी और अगले 1.5 महीने या करीबन 50 महीने से ज़्यादा समय लगा था मुझे कि मैंने मफऊ से थोबल की बस सेवा शुरू करा दी। स्कूल खुलवा दिए 2 महीने में, बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, ये मेरी थी। तो इस सब के चलते हुए क्या हुआ कि लोगों को लगा कि यहाँ पीस आ गई, कुछ रिपोर्ट गई होगी मुझे पता नहीं। दिल्ली से कोई एक दिन मेरे कोई व्यक्ति आए, मेरे पोस्ट के ऊपर एक एम्बेसडर आ रही थी सफ़ेद। मैंने पूछा क्या हो गया साहब? ये उस कंपनी के GM साहब हैं और ये आए, मफऊ डैम के कंस्ट्रक्शन काम इनके पास है और ये कह रहे हैं कि साहब मफऊ डैम कंस्ट्रक्शन काम शुरू करवा देंगे तो आपकी बहुत वो होगा, शांति बनाई रखी है आपने। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने पूरी स्थिति जानी और अपने जो मैंने वहाँ पे मीडिएटर के थ्रू, नागाओं के NACN के थ्रू जो मैंने अपना संवाद स्थापित किया था, उसके थ्रू मैंने बातचीत करके NACN के साथ अनरिटन और जो गवर्नमेंट का कंपनसेशन का हिस्सा था या गवर्नमेंट की जो डिमांड थी उसको मैंने इस ढंग से मॉडिफाई करवा लिया। एग्री हो गए थे कि आज के बाद वो कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट 10% वो देगी, कंपनसेशन देगी और आप जब बन जाएगा, जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे 10% दे दी जाएगी। जबकि उनकी डिमांड ये थी पहले पूरा कंपनसेशन दो। और ये था कि सन 1994 31 मार्च 94 के पहले अगर डैम कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा तो कंपनी रिवाइज रेट पर दोबारा काम करेगी। ये 93 की बात थी। खैर मैंने करीब 4-5 महीने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद ये हो गया और मैंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मणिपुर गवर्नमेंट को दे दी जी। और उसमें NACN राजी हो गया था कि हम 10% कंपनसेशन लेंगे और जब पूरा डैम बन जाएगा तब पूरा कंपनसेशन होगा और गवर्नमेंट के रेट से थोड़ा ज़्यादा, और गवर्नमेंट राजी थी उस पर वैसे जो नेगोशिएशन चल रहा था। लेकिन पॉलिटिकल रीजन से वो मेरा जो प्रोजेक्ट था या मेरी कोशिश थी, वो मफऊ डैम का जो पैसा था 234 करोड़ रुपए, वो किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो चुका था क्योंकि वो कई साल से बंद था जी। तो ये सब कई बार इस तरह की सिचुएशंस भी आ जाती हैं जब हम जॉब में, सेना में, किसी भी जगह पर होते हैं। और इन्होंने सिर्फ स्कूल ही नहीं, वहाँ पर अनाथाश्रय भी बनाए। मानव सेवा के तहत भी काफ़ी काम आप करते रहे हैं। डोडा में था मैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक दफ़ा मैं DC के साथ बैठा हुआ था। वहाँ के मिस्टर शैलेंद्र थे, बहुत अच्छे आदमी थे, IAS अफसर। उनके साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे था तो मुझे कुछ बातचीत चलते चलते कुछ ऐसा है। मैंने कहा यार जो सर ये जो उग्रवादी हैं, उनके बच्चे जो उग्रवादी मर जाते हैं, इनके बच्चे बाद में उग्रवादी बनेंगे, या जो उग्रवादियों ने जिनके परिवारों को मार दिया उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या होगा? तो कुछ ऐसी बात चली तो बोले मैंने सर इनके लिए कुछ ना इनकी केयर तो होनी चाहिए। तो फिर बोले कि इनके लिए अनाथाश्रय बनाते हैं उग्रवादियों के बच्चों के लिए या उग्रवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के लिए। तो DC ने कहा भाई देखो पैसा, ज़मीन मैं दिलवा दूंगा, पैसा तुम आर्मी से दिलवा दो। खैर वो भी एक कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी थी। लेकिन कुल मिला के हुआ कि उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम DC के साथ बातचीत करके शुरू की और एक बहुत बड़ा उस समय एक अनाथालय बनाया जो 28 लाख रुपए से बना। 3 स्टोरी अनाथालय बनाया था। DC ने ज़मीन दे दी, गवर्नमेंट आर्मी ने बनाया, अपने अंदर ओप सद्भावना प्रोजेक्ट में बनाया। और ये भी एक अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में आई और मैं किसी के लिए, उग्रवादियों के बच्चों के लिए, उनसे मरने के लिए अंकित, कितनी बड़ी सोच है ना कि उग्रवादियों के बच्चों के लिए ही, उनके परिवारों के लिए ही आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदुस्तानी सोच है जो ये सब कर गुजरने के लिए सोचती भी नहीं और इतना कुछ उनके परिवार के लिए आपने किया। आप समाज सेवा से जुड़ने लगे, आपने एक महिला थी उनके घुटनों की बदलवाने में भी मदद करी। आपने उनकी उम्र थी 101 साल। बिल्कुल 101 साल की महिला जिनके आपने घुटने बदलवाए और फिर कई लोगों को आपने जयपुर फोर्ट भी दिलवाए। तो वो क्या चीज़ था सर, किस तरीके से आपने सब चीज़ें मैनेज करी उस वक्त? कुछ साल एक बात थी कि मैं किसी एक फंक्शन में किसी एक महिला से मिला, उस समय उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा थी जी। उनसे बातचीत में
जो मैंने देखा उनकी सोच थी जितनी पॉजिटिव थी, मेरे मन में इतना आदर पैदा हुआ कि मैंने जब ये इस उम्र में इनकी ये सोच है, जो कि लोग कहते हैं 60 के बाद सठिया जाते हैं, ये 90वीं उम्र में इनकी उम्र है, तो अपनी यंग एज में कितनी सोच रही होगी। उनके कोई पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी, वो अकेली थी, ऋषिकेश के एक आश्रम में रहती थी। तो मैंने उनकी एक जाने क्या मुझे रेस्पेक्ट करने लगा, उनकी केयर करने लगा। तो उसके बाद में कई साल मैंने केयर करी। तो एक दफ़ा 97 की एज में उनका एक दफ़ा घुटना हिप टूट गया था। तो उनको पता लगा, मुझे उस समय आसाम में था, तो आसाम से आया, उनकी कंडीशन जानी कि क्या है क्या नहीं है। अब 97 की एज थी, तो 97 की एज के बाद में हो सकता नहीं हो सकता, मैंने अपने आर्मी डॉक्टरों से सिविल सब बात करी, फिर मैंने उनका हिप रिप्लेसमेंट कराया 97 की एज में गाजियाबाद में। 101 साल की उम्र में उनका घुटना खराब हो गया, चलना नहीं पा रही थी। फिर स्टडी करी, फिर मैं उनको जयपुर लेके आया। जयपुर में मैंने डॉक्टर BR बगड़िया मणिपाल हॉस्पिटल में उनसे उनका ऑपरेशन कराया, और डॉक्टर बगड़िया ने इस मामले में बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, मेरी बहुत सहायता करी फाइनेंशियली आल्सो, और उनका ऑपरेशन किया। और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ओल्डेस्ट लेडी टोटल नी रिप्लेसमेंट। क्या बात। लेकिन वो गिनीज बुक में नहीं जा पाया। उसका कारण ये था कि मैं उनको म्यूनिसिपैलिटी द्वारा इशू जो गिनीज बुक रिकॉर्ड ने मांगा था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे पाया। बिकॉज 101 साल की महिला जो, उसमें कहाँ से मैं बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ जमाने में कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास होंगे, वो नहीं ले पाया, तो मैं गिनीज बुक वर्ड नहीं दे पाया। फिर उनके बाद मैंने उनका दूसरा घुटना हिप रिप्लेसमेंट कराया, उनका एक और ऑपरेशन कराया। तो फाइनली 105 साल की उम्र में उनके लास्ट ऑपरेशन उनका THR हो रहा था, तब उनकी एक्सपायर यहाँ हुई। जब उनको मैं लेके गया, तो मतलब वो उनकी आखिरी सांस खैर उन्होंने वहाँ पे ली ऋषिकेश में ही, लेकिन उनको मैं जयपुर में लेके आया था, उनकी सर्जरी चलाई। और किस तरीके से मैं उनको, जब वो वेंटिलेटर टाइप की हालत थी, तब भी मैं उनको एम्बुलेंस में डाल के और 3 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऋषिकेश पहुँचाया, नर्सिंग होम में रखा, और वहाँ उनको होश आया। उसके बाद में वो कितनी खूबसूरत बात है ना कि देश सेवा के साथ ही मानव सेवा के लिए आप इतने अग्रसर रहे हैं। सर वैसे आपकी शख्सियत इतनी अच्छी है कि मैं जितनी ज़्यादा आपसे जानकारी लेना चाहूँ, बहुत सारे किस्से मुझे लगता है अभी भी अधूरे रह गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि घड़ी की टिक टिक जो है वो लगातार चलती रहती है, और कोई ना कोई समय तो होता है जब एक अल्प विराम देना होता है। तो आज कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ हमें दी, व्यूअर्स को दी। आपने मुझे बुलाया, ये सम्मान दिया और ये बातचीत करी। मैं आशा करता हूँ कि हमारे यूथ इन चीज़ों से प्रेरित होगा, और स्वदेश के लिए इस समय जो भारत में चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो देशभक्ति के नाम पे मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सलाह देता हूँ कि कृपया करके भारत के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। जो चीज़ के लिए भारत में कोई अन्य नहीं है उसको छोड़ दें, लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC, जो भी अमेरिकन प्रोडक्ट हैं, जो विदेशी प्रोडक्ट हैं, आप उनका बहिष्कार करें और देशभक्ति दिखाएं। जी, बहुत स्वदेशी अपनाएं। जी, नमस्कार। मैं व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई हिस्सा आपका रह गया है इस कार्यक्रम को देखने से, तो यही कार्यक्रम रात को रिपीट टेलीकास्ट होगा 8 से 9 बजे, इसे ज़रूर देखिएगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक मुझे और अंकित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।